हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ कविता जी है। कविता जी हमें म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है। कविता जी, सबसे पहले तो म्यूज़िक आपके लिए कितना मायने रखता है और म्यूज़िक क्या है आपके लिए? सो अ बिग हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ फिल्मी मंत्रा। और मैं हूँ कविता पौडवाल। और म्यूज़िक मेरे लिए क्या मायने रखता है, मुझे लगता है म्यूज़िक मेरी आइडेंटिटी है। और म्यूज़िक हम सब सुनने वालों के लिए वो एक ऐसा मैजिक है जो आपको एक जगह बैठे बैठे आपको किसी भी जगह पहुंचा सकती है। यू कैन गो टू मैजिक लैंड। अगर आप खुश हैं तो आपको दुखी कर सकती है, अगर आप दुखी हैं तो आपको खुश कर सकती है, अगर आप कंगाल हैं तो आपको बिल्कुल राजा बना सकती है, और अगर आप राजा हैं तो आपको अगर बुरा म्यूज़िक बनाए तो कंगाल भी बना सकती है। राइट। इसके अलावा अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक आपने 13 साल की उम्र से शुरू किया, तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको म्यूज़िक करने के लिए सबसे पहले? तो नहीं, 13 नहीं, मैंने एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्लेबैक एट द एज ऑफ 30 एज एन एडल्ट एज फॉर पूजा भट्ट किया था। एक्चुअली मैंने गाना शुरू किया जब मैं 1.5 साल की थी, और मैंने सीखना शुरू किया जब मैं 4 साल की थी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फिल्म्स में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट किया, जो पप्पी लहरी, अनु मलिक के, उनके मतलब तब के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, और उनके फिल्म्स में काफ़ी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट गाया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड फॉर आई sang for Nadeem Shravan in Junoon, and after that I did a couple of films with Rahman ji. I did films with MM Cream. So वो जो late 90s का जो time था, that is the time that I did a lot of playback, and after that I moved to live shows because you know the scene changed, the kind of music changed. लेकिन आज भी ऐसे लगता है, आज जबकि 90s का म्यूज़िक दोबारा वापस आ रहा है, so I feel it is a great time for all of us singers to kind of be a part of today's music as well. करेक्ट। जैसे आपने जिक्र किया कि 90s का म्यूज़िक फिर से लौट आया और सिंगल का ज़माना चल पड़ा है, तो ऐसा कोई गाना है जिसको आप रिक्रिएट करना चाहेंगे, जो आपका पसंदीदा गाना हो? वाह, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और शायद मैं थोड़ा इसके बारे में सोच के जवाब देना चाहूँगी। लेकिन मुझे हाँ डेफिनेटली लगता है कि आजकल ये जो दौर चल पड़ा है कि नए गाने हैं उन्हीं के कवर्स बना के लोग रिलीज़ करते हैं, तो उससे आई थिंक इट वुड बी अ बेटर आइडिया टू डू यू नो ओरिजिनल सॉन्ग्स विच साउंड लाइक द 90s, बिकॉज वैसे भी हम 90s के गाने बहुत पसंद करते, तो क्यों ना 90s के जैसे 90s का म्यूज़िक हम 90s की तरह ही प्रेजेंट करें। क्यों उसे इट हैज़ टू साउंड लाइक इट इज़ 2017। यू नो जितने भी हम आशिकी दिल के मानता नहीं, या ये जो गाने हैं, या तब के जितने भी सॉन्ग्स थे, अभी तमा तमा है, आई थिंक एज इट इज़ भी वो सुनने में मतलब अपने आप से दे साउंड सो ब्यूटिफुल एंड पीपल लव देम। तो लेट्स ट्राई एंड मेक ओरिजिनल म्यूज़िक विच साउंड्स लाइक द 90s। आपका पसंदीदा कोई गाना अगर हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए, 2 लाइन? ज़रूर। तो मैं अनुराधा जी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना जो अभी तक रिक्रिएट नहीं हुआ, सो शायद ये सुनकर शायद उसे कोई रिक्रिएट करे। धक धक करने लगा हो मोरा जियरा डरने लगा, सैया भैया तोड़ना कच्ची कलिया तोड़ना, सैया भैया छोड़ना कच्ची कलिया तोड़ना, धक धक करने लगा हो मोरा जियरा डरने लगा। गाना सभी का बहुत ही फेवरेट है ये वाला गाना, तो आपने सोचा है कि आप अगर रिक्रिएट करना चाहेंगे इस गाने को? अभी मैं सोचूंगी, अब जो कि मैंने गाया मुझे लगा अरे वाह मुझे ही करना चाहिए, मैंने वाई टेल समबडी एल्स टू डू इट। क्योंकि देखिए जो यू नो आजकल जो होता है कि नहीं, हर गाने में ऊम्फ होना चाहिए। ऊम्फ कैन बी वेरी क्लासी, ओके, ऊम्फ डजेंट हैव टू बी बिल्कुल गया गुजरा होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऊम्फ भी आए, आशा जी के ज़माने से ऊम्फ चलता आ रहा है, यू नो इट वाज ऑल वेरी क्लासी, सो आई थिंक इट्स टाइम कि हम लोग आज अफोर्ड कर सकते हैं कि यू नो कि अगर ऊम्फ भी लाना है गाने में तो थोड़ा सा उसमें डिग्निटी और थोड़ा सा क्लास रहे। आई थिंक यू नो दैट विल मेक इट वेरी नाइस। राइट। इसके अलावा जो है सिंगर आजकल जो है फीचर भी करते हैं वीडियोज़ में, पहले से करते आ रहे हैं, तो आपने ऐसा कोई प्लान किया है अभी कोई सिंगल, अगर कौन से जॉनर में होगा ऐसा कोई आपने? देखिए ऐसा है ना कि ऑल्दो मैं पर्सनली आई लिसन टू ऑल जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक, मतलब मैं बहुत सारा जैज़ भी सुनती हूँ, मैं बहुत सारा इंडियन क्लासिकल भी सुनती हूँ, मैं वेस्टर्न क्लासिकल भी सुनती हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी हर एक सिंगर के अपने आवाज़ का एक टिम्बर होता है, मतलब एक क्वालिटी होती है। तो सर्टन स्केल के गाने, या अगर आप थोड़ा क्लासिकल सोचे तो सर्टन राग के गाने उनकी आवाज़ में अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक विथ मी आई एम मोर कन्वेंशनल जो हीरोइन
वुमेन वॉइस, वेल एटलीस्ट ऑफ द 90s, तो उस टाइप के गाने जैसे अभी मोह मोह के धागे हैं, यू नो दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स इज समथिंग दैट आई रिलेट टू, और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ में वो गाने अच्छे भी लगेंगे। इसके अलावा आप जब लो फील करती है तो किस तरह के गाने सुनना पसंद करती हैं? जब मैं लो फील करती हूँ तो मैं 90s के गाने सुनती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज़ वो एक, जैसे मैंने पहले कहा कि म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक जगह बैठे बगैर टिकट के पैसे खर्च किए, बगैर पेट्रोल खर्च किए, बगैर कुछ भी खर्च किए आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। अगर आप वो जो कौन सा था, एक शाहरुख खान वाला था ना, चलते चलते, उसमें आप ना यहाँ पर अंधेरी में बैठे बैठे आप ग्रीस पहुँच सकते हो, तो ये जादू सिर्फ म्यूज़िक में है। सो आई थिंक जब भी पीपल लो फील करते हैं तो उन गानों को सुने, यू नो, जिससे आप कुछ समय के लिए ही क्यों ना उस सिचुएशन से बाहर निकलें। और यू नो कई बार ऐसे होता है कि लोग बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान उस प्रॉब्लम से हटा देता है, और दोबारा जब आप उस प्रॉब्लम की तरफ देखते हो तो शायद आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, यू नो, एंड देन यू डोंट फील इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल। इसके अलावा आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो एक्टर्स हैं वो भी आजकल जो सिंगिंग कर रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है? मेरे एक्टर्स सिंगिंग कर रहे हैं, सिंगर्स एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर्स पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटर्स एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर्स स्पा रिसोर्ट्स खोल रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो लोग गाना गा रहे हैं। तो मुझे लगता है आजकल जो बैरियर्स हैं ना वो खुल गए हैं, तो जैसे क्या कहते हैं, डैम बर्स्ट हो गया है, कुछ बॉर्डर्स ही नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, और बिकॉज दे हैव द लिबर्टी टू डू इट, यू नो। आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो ये इतनी ज़्यादा लिबर्टी हर एक बंदे को देता है कि आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहो, जैसे भी एक्सप्रेस करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि हर एक को वो चीज़ करनी चाहिए जिसके लिए वो बना है और जिसके लिए वो बेस्ट है। और क्योंकि अगर सारे लोग परफॉर्मर्स बनेंगे तो फिर ऑडियंस कौन रहेगा। जितना ज़रूरी अच्छा परफॉर्मर है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी अच्छे ऑडियंसेस हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम लोग ये भी कहते हैं ना कि हाँ हो सकता है कि हमने गाना शुरू किया लेकिन हम पेंटिंग करना शुरू किया और हमको पता चला दैट आई एम अ बेटर पेंटर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ में एक्सेल करते हो उसमें अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो तो आप उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों को दे सकोगे। हाल ही में जब अरमान मलिक और सोनाक्षी सिन्हा के बीच में हुआ, वो आपको जानकारी होगी उस बारे में, तो जब अरमान मलिक ने कहा था कि माइक हमारे लिए छोड़ दीजिए, आप अपना एक्टिंग कीजिए, तो क्या ये सही था बोलना? तो जो हमने अभी कहा वही है ना कि कोई बैरियर्स ही नहीं रहे कि हर एक बंदा हर एक चीज़ कर रहा है जस्ट बिकॉज प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो हाँ, इन एन आइडियल सिचुएशन अगर जो किसी और ने, मुझे नहीं पता ये किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था कि अगर कहीं पे फिल्म फेस्टिवल है और वहाँ पे हम म्यूजिशियंस जाके या सिंगर्स जाके वहाँ पे अगर सवार हो जाए और एक्टर्स को, मतलब एक्टर्स के जगह पर सिंगर्स जाएं, ये नहीं कि एक्टर्स और सिंगर्स साथ में जाने, ये नहीं कि एक्टर्स के जगह पर अगर वहाँ पर सिंगर्स जाएं या फिल्म फेस्टिवल में एक्टर्स के जगह पर वहाँ पेंटर्स जाएं, तो क्या इम्प्रेशन होगा। तो वही पॉइंट है। आई थिंक इट इज़ राइट कि ये नहीं कि आप अपना काम करो, मतलब आप अपना काम करो बिकॉज यू आर सो गुड एट इट, यू नो। तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि चलो सारे सिंगर्स चलो अभी हम एक्टिंग करते हैं, नहीं फिर आप भी अपना काम करो और उनको भी उनका काम करने दो, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे जॉनर्स हैं, आपने भी बहुत सारे जॉनर्स में गाना गाया, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें अभी भी एक्सप्लोर करना चाहती है आप और आपने नहीं किया, या फिर ड्रीम हो आपका? जी ज़रूर। एक जॉनर जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ इज़ गज़ल्स, बट बिकॉज गज़ल मैंने जो हार्डकोर गज़ल्स है तो वो मैंने बचपन में सीखे थे एज अ पार्ट ऑफ माई क्लासिकल ट्रेनिंग, लेकिन कभी मैंने उन्हें परफॉर्म नहीं किया। तो आई वुड लव इट इफ़ आई कैन सिंग सम गज़ल्स, यू नो, विच आर वेरी ओल्ड स्कूल, जैसे गालिब की गज़लें वगैरह हैं, वो अगर मैं मेरी मतलब जो मेरा स्केल है या जो मेरा जॉनर है उसमें अगर वो बनाई जाएँ एंड इफ़ आई कैन सिंग आई बी वेरी हैप्पी। राइट, तो ऐसी कोई गज़ल जो हमारे सामने, अगर हमारी ऑडियंस के लिए 2 लाइनें आपकी आवाज़ में हो जाए? ज़रूर। हालांकि ये फिल्मी गज़ल है, लेकिन दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए,
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। वाह। इसके अलावा अगर अनुराधा जी की बात करें तो उनके साथ किस तरह की बातें होती है, अगर म्यूज़िक को लेकर किस तरह की आप दोनों में बॉन्डिंग होती है या फिर बातें होती है? तो जायज़ है क्योंकि उनका म्यूज़िक सुन सुन के या उनका रियाज़ है या उनकी प्रैक्टिस सुन सुन के हम लोगों ने अपना म्यूज़िक सीखा है। हालांकि मैं और आदित्य मेरा भाई हम दोनों ने क्लासिकल सीखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो अनुराधा जी गाते थे या मेरे फादर अरुण जी जो कंपोज़ करते थे उनके सिटिंग्स होते थे या जिस तरह के गाने वो लोग सुनते थे वो म्यूज़िक हमने बचपन में सुना है। और जो आप बचपन में सीखते हो वो सबसे ज़्यादा आपके साथ रहता है। तो दैट इज़ द म्यूज़िक दैट आई हैव हर्ड, और of course you know that is the music that she has done. So of course बहुत कंपैरिजन होता है, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पास्ट पर ड्वेल नहीं करते, क्योंकि आप जिस ज़माने में हो उस ज़माने के साथ चलना ही समझदारी है। यू नो व्हाट इज़ द पॉइंट इज अरे तब भी ऐसा था वैसा था, नहीं बहुत अच्छा था जो भी था। हाँ, लेकिन हाँ यही है कि एक सर्टन स्टैंडर्ड्स मीट करते थे ना लोग तभी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स हो, इन टर्म्स ऑफ, तो वो स्टैंडर्ड्स अगर आज रहें, हालांकि आज के ज़माने से, तो मतलब कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। ये नहीं कि बस सवार हो गए सब लोग, ये मतलब टू मच ऑफ एनीथिंग, वो है ना आप बहुत ज़्यादा नमक डालो खाने में तो खाना ख़राब हो जाता है। यू नो नमक उतना ही पड़ना चाहिए जितना ज़रूरी है। तो जस्ट बिकॉज फ्री में नमक बट रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दाल में भी 4 गुना डालो, आप सब्ज़ी में भी 4 गुना डालो, उससे सारी बात ख़राब हो जाती है। तो यही बात है, आई थिंक हर एक हर चीज़ थोड़ा प्रपोर्शन में अगर हो और प्रपोर्शन में अगर हर चीज़ में पड़े तो खाने में स्वाद ज़्यादा आएगा। राइट। इसके अलावा म्यूज़िक की परिभाषा अभी चेंज हो गई है, काफ़ी चेंज हो गया म्यूज़िक भी, तो उसे आप कैसे लेते हैं? क्या मतलब अभी का म्यूज़िक और 90s का म्यूज़िक जैसे आपने कहा, तो कितना डिफरेंस महसूस करती है दोनों? बहुत ज़्यादा। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मेरे ख्याल से 90s तक के म्यूज़िक में प्रपोर्शन था, मतलब जितना ज़रूरी था उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। एक्स्ट्रावेगेंस एक हाथ गाने में होता था, हर गाने में भर के पड़ा है ऐसे नहीं होता था। ऑल्सो कोई भी चीज़ जो आर्ट है ना, तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट। तो उसमें म्यूजिशियंस का एफर्ट, मतलब म्यूजिशियंस के बजाने का एफर्ट है, या रिदम का एफर्ट है, या सिंगर का एफर्ट है, या एक्टर का एफर्ट है, डायरेक्टर का पिक्चराइजेशन का एफर्ट है। ये सारी चीज़ें जब मिलकर आती हैं तब वो गाना एक इट्स लाइक अ राइप मैंगो। तो हाँ एग्जैक्टली, इट्स टीम वर्क। तो मेरे ख्याल से आजकल एवरीथिंग इज़ वेरी आइसोलेटेड, मतलब हर बंदा खुद से करता है एंड देन ही वांट्स टू टेक क्रेडिट। तो आई फील दैट डजंट, मतलब देयर इज़ नो चार्म इन दैट, देयर इज़ नो ब्यूटी इन दैट। अगर आप कोई चीज़ मिल के करो, हालांकि उसमें झगड़े बहुत होते हैं विच इज़ फाइन, लेकिन वो जो फाइनल आउटपुट होता है दैट इज़ अ फ्रूट ऑफ दैट, that is a labor of love. So I think अगर वो हो तो बहुत अच्छा हो. It'll be nice if singers, lyricists, composers सारे अगर इकट्ठा बैठकर अगर एक गाने को क्रिएट करें, तो I have a feeling that हम देखिए, बिकॉज लोग वही हैं तो क्यों नहीं हम लोग उस टाइप का म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको भी वही म्यूज़िक अच्छा लगता है तो हमें वो म्यूज़िक क्रिएट करना चाहिए। राइट। जैसे आपने म्यूज़िक के चार्म की बात की, तो इन दिनों जो है हर गाने के लिए अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर को यूज़ किया जाता है, और पहले के ज़माने में एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर पूरे फिल्म का म्यूज़िक करता था। तो उस बात से कितना एग्री करती है आप? नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर टू द म्यूज़िक डायरेक्टर्स, बिकॉज हर बंदा जो एक टाइप का गाना बहुत कमाल दे सकता है वो दूसरे टाइप का गाना भी कमाल दे सकता है। यू हैव टू ट्रस्ट दैट म्यूज़िक डायरेक्टर। आप ये मतलब फॉर द गुड ऑफ द मूवी वी विल टेक 1 2 3 4, आप मतलब इट्स लाइक सेइंग आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो यू हैव टू बेसिक फेथ होना चाहिए कि नहीं ये बंदा डिलीवर कर सकता है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड विथ व्हाट ही डिलीवर्स। लेकिन आप मौका ही नहीं दो तो कहाँ से करेंगे? सो आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर दैट दे हैव टू डिवाइड क्रेडिट, एंड बट आई हैव अ फीलिंग दैट ऑल ऑफ दिस विल चेंज, बिकॉज वो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो चेंज हो ही जाती हैं। करेक्ट।
इसके अलावा जो फैंस हैं आपके बहुत वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो क्या कहना चाहेंगे, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप उनके साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय लिसनर्स, व्यूअर्स एंड फैंस टू सी माय यूट्यूब चैनल. इट्स कॉल्ड कविता पौडवाल, वेरी सिंपल. उस पर बहुत सारे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हैं, बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंसेस हैं, और आजकल थैंक्स टू डिजिटल मीडिया एंड थैंक्स टू फैंस, मतलब कोई भी आर्टिस्ट किसी का मोहताज नहीं है. अगर आप लोग डिसाइड करें, अगर ऑडियंस डिसाइड करें, तो बंदा खुद को जो अच्छा लगे और जो लोगों को अच्छा लगे वो कर सकता है, विदाउट सेइंग, विदाउट वेटिंग फॉर अ प्रोड्यूसर टू से कि नहीं ऐसे करो, या विदाउट वेटिंग फॉर अ फाइनेंसर टू से ऐसे नहीं ऐसे करो. सो I would request all the audiences, to see, to listen to the songs. और अगर आपको पर्टिकुलर टाइप के गाने अगर सुनने हैं तो आप अपने सजेशंस भेजें, तो हम लोग वो गाने प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रेश गाने कंपोज कर सकते हैं, एंड यू नेवर नो, शायद थोड़ा करके, बिकॉज फाइनली किसी भी कलाकार को बनाने वाला या बिठाने वाला ऑडियंस ही है. तो अगर ऑडियंस डिसाइड करे ना, तो ये सारा माहौल within 3 months it will just पूरा उल्टा घूम के सडनली इट विल बी फैंटास्टिक अगेन, जैसे होना चाहिए. राइट. इसके अलावा जाते जाते आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, सोनू निगम के साहब की जो आज़ान की कंट्रोवर्सी हुई, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन हो? देखिए, मैंने ये किसी और को भी ये एग्जांपल दिया था कि हम जब स्कूल में थे ना, तब इंग्लिश ग्रामर में हमको एक एक्सरसाइज होती थी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता था और आपको क्या कहा जाता था कि इस सेंटेंस को आप 10 बार दोहराएं, हर बार आप अलग वर्ड को फोकस करेंगे. सो द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स, तो फर्स्ट टाइम यू से द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स, सेकेंड टाइम कहेंगे द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स, द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स, द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स एंड द गर्ल सैट ऑन द हॉर्स. तो आप कौन से वर्ड पर फोकस करते हो ना, उससे उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. सो आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड विथ सोनू's statement. Maybe his focus was loudspeaker and maybe the focus went on azan. Fact of the matter is that ये जो न्यूसेंस है in terms of आप किसी और के स्पेस को इन्वेड करते हो, इज़ वॉट इज़ द बेसिक प्रेमाइस, एंड दैट इज़ ट्रू इवन व्हेन जब इलेक्शंस के प्रमोशंस होते हैं, या जब बड़े बड़े रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे गंदे होर्डिंग्स लगते हैं. दिस इज़ ऑल्सो इन्वेजन ऑफ समवन्स स्पेस. आई थिंक दैट इज़ वॉट ही वाज स्पीकिंग अबाउट, एंड आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन. इट इज़ सैड दैट हमारे यहाँ पे होता ही ऐसे है ना, हर बार जो चीज़ कन्वीनियंट है उसी पर ध्यान दिया जाता है. सो आई थिंक जिस दिन किसी और को खुद को तकलीफ होगी, अब लोगों का ध्यान बढ़ गया है. अब जहाँ पर भी लाउड स्पीकर ज़्यादा बजता है वहाँ पे लोग बोलने लगते हैं, एंड द कल्प्रिट इज़ सोनू निगम. इट्स नॉट फेयर. मतलब अगर जिस दिन अपने घर में तकलीफ होती है, तब सडनली आप जाग उठते हैं, कह रहे हाँ ये प्रॉब्लम है. अगर किसी ने प्रॉब्लम के बारे में बात करने का फैसला किया है, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो तो ठीक है, कहीं अगर नहीं सपोर्ट करते हो तो डोंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट गो अगेंस्ट इट. करेक्ट. तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ये थी कविता जी हमारे साथ. और यू गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा. थैंक यू सो मच.